न्याय से न्याय तक, शिक्षा से रोजगार तक, गांव से शहर तक, महंगाई से बचत तक, चुनाव से सरकार तक, हर मुद्दे पर होगी बात उस्ताद रिपोर्टर के साथ। उस्ताद रिपोर्टर हर रोज दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड 18 पर। आगरा में ऐसी ही एक गौशाला और एक गौभक्त से हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने बात की है, जो सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी निजी गौशाला चला रहे हैं। नमस्कार, मैं ममता भारद्वाज और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उस्ताद रिपोर्टर में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपना उनका शुरुआती जो दौर था एक टीचिंग लाइन से शुरू हुआ। टीचिंग लाइन में गए वो, उसके बाद वो आर्मी में भी गए और उसके बाद आखिरकार उन्होंने एक कहते हैं कि आज योगी सरकार में जो गौ सेवा का एक बहुत बड़ा योगदान है, महत्व भी है, और इसी गौ सेवा को लेकर के आज वो शख्सियत है जिसे हम मिलाने जा रहे हैं। वो उनका जो रुख है वो गौ सेवा की तरफ मुड़ गया है। और आइए हम बात करते हैं और उनसे ये जान लेते हैं कि देखिए ये जो टीचिंग लाइन रहा उनका, एक आर्मी का जो उनका समय रहा, और ये सब इनको सब लोगों ये सब चीज़ों को इन्होंने त्याग कर ऐसा क्या लगा जो इन्होंने गौ सेवा की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। ये बात कर लेते हैं और मैं मुलाकात कराती हूँ ऐसी शख्सियत से। सर नाम? बेटे, मेरा नाम पीसी शर्मा और अभी गौ सेवा में गौचरण दास माधव मेरे गुरुदेव मुझे पुकारते हैं। और आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ श्री आनंदम गौधाम गहनू डौकी आगरा में, जहाँ पर मैं 100 गौ माताओं के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ और ईश्वर के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन चरणों में रहने का अवसर दिया है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि गौ सेवा में आपका मैंने बताया, तो ऐसा मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी जो शुरुआत जो जर्नी थी, वो किस तरह शुरू हुई? कहाँ से आपकी यात्रा ये शुरू हुई? कैसे आपका ये जो सफ़र रहा, ये गौ सेवा तक आप पहुँचे? बेटा, 15 जनवरी 1970 को मेरा गांव कुंडौल आगरा में मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव कुंडौल में ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल आगरा में मैंने कक्षा 9 तक अध्ययन किया। तत्पश्चात एपी इंटर कॉलेज शमशाबाद आगरा से मैंने 12th पूरा किया। मैं शुरुआत से ही ईश्वर की कृपा से मेधावी छात्र था, हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया। उसके पश्चात मेरा सीमा सुरक्षा बल में अधिकारी के रूप में चयन हुआ। मैंने वहाँ ज्वाइन भी किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा। मैं वापस आया और उसके बाद मेरा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICAR का यूनिट है, उसमें मेरा NDD DT के लिए सिलेक्शन हुआ और वहाँ से उस नेशनल डेयरी डिप्लोमा को मैंने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप किया और गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मुझे टेट्रा पैक इंडिया लिमिटेड पुणे में एज अ कमीशनिंग इंजीनियर जॉब मिला, लेकिन घर से दूरी ज़्यादा होने के कारण घर पे चूंकि केवल मातृशक्ति थी, मेरे घर में कोई दूसरा पुरुष सदस्य नहीं था, मुझे दोबारा से वापस आना पड़ा। आई कंप्लीटेड माय BEd फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी और फिर मैंने एक विद्यालय की स्थापना की, स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडौल आगरा, जो आगरा फतेहाबाद मुख्य मार्ग पर स्थित है। और अभी वहाँ से बहुत सारे छात्र छात्राएं विभिन्न कैरियर्स में जा चुके हैं, ईश्वर का आभारी। और जब ये कोरोना काल प्रारंभ हुआ, विद्यालय सारे बंद हो गए, तो फिर जो बचपन में माँ ने गौ माता के प्रति जो प्यार और स्नेह मुझे दिया था, वो उसका अंकुरण हुआ। और उसके बाद जितनी भी गौ माताएं कोरोना के दौरान जो शमशाबाद, फतेहाबाद और आगरा का जो आगरा फतेहाबाद मार्ग का क्षेत्र है जहाँ पर मेरा आना जाना था, वहाँ पर मैंने देखा कि मंडी बंद हो गई, फल वालों की दुकानें बंद हो गई, लोगों के घरों के दरवाजे तक बंद हो गए। तो बाजार में रहने वाली जो गौ माताएं विचरण करती हैं, उनके लिए भोजन का संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में मैं अपने जितने भी मेरे मेरे भूपेंद्र जी मेरे साथ में हैं, मेरे साथ आ जाएं। हम सब ने मिलकर फतेहाबाद, शमशाबाद और आगरा के इस आगरा फतेहाबाद क्षेत्र के जो 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 इलाका है, उसमें गौ माताओं के लिए भूसा और हरा चारा भेजने का प्रबंध किया।
सब लोग मिलजुल कर उनकी सेवा करते थे। और इस सेवा को करते करते ऐसा लगने लगा कि अब इनके साथ रहना ही संभव है, जीवन इनके बिना कोई मूल्य नहीं रखेगा। तो हमने बाद में उनमें से जो गौ माताएं जो ज्यादा तकलीफ में थी, जिन्हें हमारी ज्यादा सेवा की आवश्यकता थी, उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ अपने जो रामाशीष सीतालय है, वहाँ पर हमारा परिसर है 5 बीघे का, जिसमें हमने उनके लिए गौशाला का निर्माण किया और उसमें लाना शुरू किया। और इस समय गौ माता के चरणों की कृपा से ही मैं 100 गौ माताओं के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जिस तरह आपने बताया कि 100 गौ माताओं का जो आपने जो एक बीड़ा उठाया है और आप वो सब कर भी रहे हैं, तो कैसे ये मुमकिन हो पाता है कि आप 100 गौ माताओं को आपने अपना जॉब भी छोड़ दिया, आपने जो टीचिंग लाइन था उसको भी लगभग त्याग ही दिया। तो इनकी जो सेवा है उसके लिए आप कहाँ से कैसे मैनेज कर पाते हैं? इनकी जो भोजन की व्यवस्था है, इनके खाने-पीने का जो व्यवस्था है, उसको कैसे कर पाते हैं आप? इतनी बड़ा आपका एक बेटे, ये भी एक बड़ी ही गौ माता की अद्भुत देन है मुझे। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट और मेरा कभी संगीत से कोई नाता नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं इन गौ माताओं के चरणों में आया, तो प्रारंभिक चरण में तो जो कोल्ड स्टोरेज का जो हमारे पास इनकम होता है, उसी में से इनका मैं भरण पोषण करने का प्रयास करता हूँ। और इसके आसपास लगभग 50 बीघे जमीन जो है, वो मैं किराए पर ले लेता हूँ, जिससे उसमें इनके लिए हरा चारा उगा सकूं। लेकिन धीरे धीरे जब इनके साथ में गाने लगा और जो भागवत के जो कार्यक्रम है, उनमें मंच पर भी जाकर 2 पंक्तियां गाकर लोगों को ये प्रेरित करने लगा, उनसे निवेदन करने लगा कि कम से कम एक-एक गौ माता को अपने साथ में रखिए। क्योंकि गौशाला, गौ माँ की सेवा का कोई विकल्प नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। ये तो हमें अपनी संस्कृति में ही स्थापित करना होगा कि बिना गौ माँ के हमारा आंगन सूना है। गौ माता दूध दे न दे, लेकिन गोबर के रूप में हम किसानों को ऐसी अमूल्य धरोहर देती है कि जिस गोबर से हम वर्मी कंपोस्टिंग करके खाद बनाकर अपने खेतों में डालेंगे, तो हम यूरिया, डाई, अन्य जो रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं हम गौमूत्र और गोबर से। तो मेरा एक मुहिम है, एक मेरा कैंपेन है कि आप अपने खेतों में ये जो रासायनिक खाद है, धीरे धीरे इनकी मात्रा को कम करते जाइए और उसके स्थान पर गौ माता के गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को उसमें उससे उसकी पूर्ति करती जाइए। और 3-4 साल में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी फसल के उत्पादन क्षमता को बिना प्रभावित किए हुए आप पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेरा मुहिम है बेटे। और इसके लिए चूंकि जब मैंने गाना शुरू कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया, तो अब विभिन्न चैनल ऐसे हैं जिनके लिए मैं गाता हूँ, तो वो मुझे जो भी पारितोष देते हैं उसमें मैं उनसे पारितोष नहीं लेता, लेकिन उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे जितना मेरा आपकी दृष्टि में बनता है कि इतना इनकी सेवा होनी चाहिए, उतने का मुझे सामान गौशाला के लिए दे दीजिए, जिसमें भूसा, गुड़, तेल या कैटल फीड इत्यादि है। और वो सब लोग करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ आकर वस्तु सेवा करते हैं। मैं किसी से कोई धन नहीं लेता हूँ, न सरकार से कोई मैं किसी तरह का कोई इमदाद लेने की कोशिश मैंने की है। हालांकि उन्होंने संपर्क जरूर किया था, लेकिन मैंने निवेदन किया, ये मेरा निजी संकल्प है, मैं अपने निजी स्रोतों से इस कार्य को करूंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं और अपने भाव से देने का प्रयास करते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप वस्तु दे जाइए। जैसे कोई 10 मन भूसा दे गए, या किसी ने गुड़ की 5 भेली दे दी है, कोई दलिया दे गया, इस तरह की, इसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वो सीधा सीधा गौ माता के लिए जाता है। जिस तरह आपने बताया कि एक आपके साथ में एक बड़ी कड़ी चुनौती थी कि आपने ये जो गौ माताओं के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसका जो शुरुआती दौर था, वो आपका कोरोना काल से शुरू हुआ। हाँ। तो कोरोना काल में बात अगर हम करें गौ माता की, तो गौ माता रहे व्यक्तियों के लिए जो खाने की व्यवस्था थी, वो भी एकदम से स्टॉप हो गई थी, वो रुक गई थी। बिल्कुल बाज़ार भी बंद हो गए थे, मंडियाँ बंद हो गई थी। तो ये तो बहुत एक कड़ी चुनौती रही थी। तो उस समय आपने किस तरह इनका जो व्यवस्था का था, वो कैसे कर मैं बता देना चाहूंगा बेटे, जो कोरोना काल था उसमें सारे व्यापार परेशानी में थे, लेकिन एक इंटरनेट या यूट्यूब का जो व्यापार कहें, वो सबसे अच्छा फ्लॉरिश हो रहा था, क्योंकि खाली बैठा हुआ इंसान वो केवल यूट्यूब पे अपना पसंद के गाने, भजन या जो भी सुनना चाहता था। तो ये जो चैनल्स जितने भी थे यूट्यूब के, जो भजन के चैनल हैं, यहाँ 4-5 स्टूडियो भी हैं, तो उनका
अच्छा एक रेम्युनरेशन इकट्ठा हो रहा था जो बाहर से आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब 1-2 जगह उन्होंने मुझे गाते हुए सुना, तो वो मुझे वहाँ बुला लिया करते थे। 8 गानों का जो वॉल्यूम है वो मुझसे गवाते थे और उसके पारितोष के रूप में लगभग ₹4000 का जो वस्तु है, वस्तु सेवा है, वो गौशाला में दिया करते थे, तो मेरा 1 दिन का काम उससे चल जाता था। तो ऐसे करके मैं 1-1 दिन में 1-1, 2-2 वॉल्यूम गाता था और चूँकि वो वॉल्यूम लोगों को अच्छे लगे, तो उनको भी वो भी मुझे 1-1 दिन में 2-2, 3 कई बार तो रात में मेरी रिकॉर्डिंग हुई और अब तो गौ माता की कृपा से मैं जो आपका ताज महोत्सव है उसके मंच से भी गौ वंदना करके आ चुका हूँ। तो मुझे मुझे बहुत खुशी है। लोगों को लगता होगा ऐसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो सब कुछ भी हो रहा है उसी की कृपा से हो रहा है कि क्योंकि जो भी स्थितियाँ मेरे सामने जो स्रोत बनाए हैं, वो गौ माता ने अपने आशीर्वाद से बनाए हैं। मैं तो उन क्षेत्र में कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो जैसे सरकार ने जो गौशालाएँ जो बनाई हैं, तो वहाँ हम लोग के द्वारा जिस तरह कवरेज किया जाता है, वहाँ की स्थिति से रूबरू होते हैं हम लोग, वहाँ देखा जाता है, तो बिल्कुल वहाँ जो स्थिति रहती है जो गौशालाओं की, बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है। कहीं-कहीं तो गौशालाओं में गायों की मृत्यु हो जाती है, भूख से तड़पती रहती हैं वहाँ गायें और आपके यहाँ जो गौशाला में हमने आके देखा, बिल्कुल देखिए किस तरह मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूँगी दिखाएँ कि देखिए किस तरह गायें मेरे साथ यहाँ ये पीसी शर्मा जी हैं और देखिए किस तरह ये गायें एक वन बाय वन एक के बाद एक कितने स्पेस से हैं और कितने मतलब यहाँ इनकी कितनी सुरक्षा है और कितनी अच्छे बड़ा ही अच्छे ढंग से साफ-सफाई भी है यहाँ देखने को मिल रही है। खाने की अगर बात करें तो उनके भोजन की जो व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ ढंग से यहाँ तरीके से देखने को मिली है। तो आपने ये ये स्थिति कैसे करी कि स्थिति को बिल्कुल बड़ा ही अच्छे ढंग से रखा गायों की जो सेवा बड़ा ही सुदृढ़ ढंग तरीका देखा। इससे पहले हमने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया, कई गौशालाओं की खबरें करी, खबरें देखने को मिलती कि वहाँ बहुत दयनीय स्थिति रहती है गायों की। तो यहाँ आपने किस तरह इस व्यवस्था को बना दिया? बेटे मेरे लिए न तो ये व्यापार है और न मेरी मजबूरी है। ये मेरे लिए मेरा एक पैशन है। ये मेरा खुद का संकल्प है और देखिए अगर बात सेवा की जाए ना बच्चे, तो सेवा बिना प्रेम के संभव नहीं है। यदि मुझे गौ माताओं से प्रेम नहीं होता, तो मैं सेवा नहीं कर पाता। मैं भी अगर यहाँ कुछ कमाने का, धन कमाने का कोई इस तरह का कोई स्थिति होता तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है तो उसके लिए करता। लेकिन इन दोनों चीज़ों में से न तो धन कमाने के लिए न कोई व्यवस्था है मेरी इनके साथ में रहने की। ये मेरा अपना प्रेम है। मैं इनके साथ में खुश रहता हूँ। जीवन में ऐसी उथल-पुथल के दौर आए जब मेरी स्थिति बिल्कुल आर्थिक रूप से भी बिल्कुल गड़बड़ा गई और मैं बहुत परेशानी में था। लेकिन इन गौ माता के चरणों में जब से आया तब से मैंने देखा कि मुझे असीम मानसिक शांति मिली और धीरे-धीरे इनकी कृपा से जितने भी उलझे कार्य हैं वो सब बनते जा रहे हैं। तो और चूँकि मैं एनडीआरआई से पढ़ा हूँ उसमें 6 महीने गौ माताओं के साथ में ही बैंगलोर में रहा। तो वहाँ इनको किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, खाने में इनको क्या-क्या देना है, कब हमें इनको क्या खिलाना है, कब इनका डीवॉर्मिंग करना है, कब इनको कौन-सा टीका लगना है, ये सारी स्थितियाँ मुझे पता है। तो यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी मेरी मदद करते हैं। तो मैं उनको केवल सूचना देता हूँ, कोई बीमार है तो उनकी दवा के इलाज के लिए भी वो आते हैं और इनकी जैसे डीवॉर्मिंग है या वैक्सीनेशन है, उसको भी प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो यहाँ जो मोर्टालिटी रेट है, वो काफ़ी कम है। देखिए बेटे जब जिसका ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ जाना है वो तो तय है उसको जाना है। लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं। जब शुरुआत में बेटे जब मैंने ये शुरू किया था तो लगभग 1 वर्ष तक चूँकि जितनी भी गौ माताएँ मेरे साथ आईं, वो कोई दूध नहीं देती थी। क्योंकि लोग तभी छोड़ते हैं जब वो दूध नहीं देती हैं। तो मेरे पास यहाँ दूध नहीं था तो मैं और बाहर की बात क्या करूँ सब लोग मुझे लगभग पागल का दर्जा दिया करते थे। मेरे घर में भी लोग मेरे ऊपर हँसते थे कि ये आप कर क्या रहे हैं? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी धर्मपत्नी से कह दिया था कि एक दिन देखना, ये गौ माताओं का जब आशीर्वाद होगा तो तुम्हारे घर में इतना दूध होगा कि तुमसे सँभाले नहीं सँभलेगा। तो 1 वर्ष के बाद बेटे जब इनकी सेवा अच्छे से हुई, इनको मिनरल्स, कैल्शियम वो सारी चीज़ें मिली, तो इनमें से जो गौ माताएँ हैं, वो उन्होंने गर्भ धारण करना शुरू किया और फिर उसके बाद में बच्चे का जन्म हुआ। आज स्थिति ये है कि गौ माताओं की कृपा से मुझे यहाँ वो अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने प्रसाद के रूप में लगभग 40 से 45 लीटर दूध देती हैं। तो उसमें मैं घर के लिए 10 लीटर दूध भेज देता हूँ। तो इतना बड़ी मुश्किल से वो हैंडल कर पाते हैं और जो शेष दूध बचता है, वो यहाँ पर हमने एक जो डेयरी का कलेक्शन सेंटर है वो उनको
यहाँ इनवाइट कर लिया है, तो उससे हमें इतना पैसा मिल जाता है कि इन गौ माताओं का जो दलिया का जो खर्चा है वो उसी में से निकल जाता है। और घर में भी जब इतना दूध जाएगा तो लगभग 15-20 हजार का तो हो ही गया ना, तो वहां से भी मैं उतने पैसे ले लेता हूँ, तो उससे मैं भूसे इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ। जिस तरह आपने बताया कि जो गौ माताओं की सेवा करते-करते वो इस जो गौ सेवा है आपकी इस लेवल पे आ गई कि इनके दूध से ही इनका आप खर्चे को मेंटेन कर लेते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह ये गाय हैं, काफ़ी समय से हैं आपके साथ, तो शायद ही आप इनको बुलाते होंगे, क्या-क्या कुछ मैंने सबके अलग-अलग नाम है और अच्छा नाम भी लेने रखे से हैं। कॉल आने लगता है। बिल्कुल, तो मैं देखना चाहूँगी कि आप कैसे इनको क्या-क्या नाम है इनके, तो इनका किस जैसे तरह ये बुलाते हैं आप इनको? मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को। ये संतोष जी और ये बहुत प्यारी है। ये सब देसी गौ माता है। ये दूध ज्यादा मात्रा में भले ही नहीं दे, लेकिन इनके अंदर ममता और प्रेम बहुत होता है। और देखिए देसी गौ माता की जो पहचान है वो ये इनका जो कंधा होता है, ये माँ है। इसका दूध सभी बच्चों के लिए अमृत के समान है। लेकिन लोग आजकल क्या है ना, उन गायों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हॉल्स्टीन फ्रीजन है या जर्सी गाय है, इनके कंधा नहीं होता। बेटे वो सुरसा का रूप है। सुरसा ने भी कृष्ण को माँ बनकर ही दूध पिलाया था, लेकिन उसमें जहर था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका जो दूध है वो अमृत है। ये A2 मिल्क है और वहां से जो दूध आता है वो A1 मिल्क है। और उस दूध के पीने से बच्चों में कमजोरी ही आनी है। इनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, तो इनका दूध पीने से जो भी दूध पिएगा उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, वो किसी भी बीमारी से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएगा। और उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। उन गायों को रखने के लिए आपको कूलर लगाना पड़ेगा, AC लगाना पड़ेगा। तो जैसी वो गाय है, जैसा उसका इम्यूनिटी है, उसका दूध पीने से वही इम्यूनिटी आपको ट्रांसफर होगा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जो देसी गौ माता है, जिनके ऊपर कंधे पर कुकुंद होता है, जिसे हम सूर्य के नाड़ी कहते हैं, और इसी के द्वारा जो गौ माता का दूध है उसमें स्वर्ण की मात्रा बढ़ती है, ऐसी गौ माता का पालन अपने घर पर करें। और उसका दूध जब आपके बच्चे पिएंगे तो उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होगी कि कोई भी बीमारी उन बच्चों के पास तक नहीं आ पाएगी। मेरे साथ ये पीसी शर्मा जी थे और मैं अभी और आगे चलती हूँ। देखिए गौशाला तो मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि देखिए गौशाला है और काफ़ी एरिया में है ये। और देखिए और इतने बड़े एरिया में होने के बावजूद भी यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ देखिए गायें हैं और वो गाय अपने-अपनी जगह पर, अपने-अपने स्थान पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनका। और ये देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है, यहाँ एक उनका खाने का है एक स्थान, तो वहाँ दूसरी ओर वहाँ पानी पीने का। बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि ये इस चीज़ को दिखाएँ कि देखिए कितनी साफ-सफाई है। और ये एक साइड में खाने का है तो वहीं दूसरी ओर उनका पीने की भी व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरह की जो गौशाला है, हमने पहली बार ये चीज़ देखी कि देखिए पानी का भी व्यवस्था साथ-साथ में है और उनका खाने का भी व्यवस्था है। और बड़ा ही देखिए कितना अच्छा यहाँ नज़ारा है, कितना अच्छा यहाँ दृश्य है। और देखिए आज देखने को इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। जिस तरह कई बार देखा गया है गौशाला में गौओं की जो मौत हो जाती है, भूख से तड़प के भी हो जाती है और कहीं पानी भी नहीं। और आज जो गर्मी का जो अभी फिलहाल में जो समय है, टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में खाने के साथ पानी का भी बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो। तो इस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ गौशाला में बड़ा ही अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ मेरे साथ जो पीसी शर्मा जी थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने गौशाला की तरफ जो गौ सेवा है, उन्होंने कैसे उनका रुख हुआ। इधर वो जो टीचिंग लाइन थी, उन्होंने आर्मी में भी जॉब किया। उसके बाद में ये अपने घर आ गए, ये सब चीज़ छोड़कर। और एक इन्होंने फिर अभी आके इन्होंने गौ सेवा में इनका ध्यान चला गया। तो देखते रहिए मेरे साथ उस्ताद रिपोर्टर एक और खास मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ। ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18। अन्याय से न्याय तक, शिक्षा से रोजगार तक, गांव से शहर तक, महंगाई से बचत तक, चुनाव से सरकार तक, हर मुद्दे पर होगी बात उस्ताद रिपोर्टर के साथ। उस्ताद रिपोर्टर हर रोज दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे आपके अपने चैनल न्यूज़ वर्ड 18 पर।